चलो जी। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूज इफेक्ट हुक तक कंप्लीट किया था। ठीक है, टू क्लियर द टाइमर वी हैड टू नेम इट, तो जिसमें हमने इसको एक नेम यहाँ पर प्रोवाइड किया था। ठीक है, टाइमर। आज हमारा टॉपिक है यूज कॉन्टेक्स्ट। गुड मॉर्निंग। So React context is a way to manage state globally. It can be used together with the use state hook to share state between deeply nested components more easily than with use state alone. चलिए प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे पहले। स्टेट शुड बी हेल्ड बाय द हाईएस्ट पेरेंट component in the stack that requires access to the state. To illustrate, we have many nested components. The component at the top and bottom of the stack need access to the state. To do this without context, we will need to pass the state as props through each nested component. This is called prop drillings. So props drilling क्या होती है? जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक component बनाया function component 1, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे हमने अपना एक स्टेट सेट किया है यूज स्टेट, जिसमें हमने लिखा है यूज़र, और जो भी आप नेम लिखते हो उसी को फिर आपने सेट करना होता है। कैमल केस में हमने लिख दिया सेट यूज़र, और बाय डिफ़ॉल्ट हमारी वैल्यू क्या है, एपटेक लिमिटेड। यहाँ से हमने इसको रिटर्न कराया और यहाँ पर जाके हमने यूज़र को प्रिंट कर दिया, तो यूज़र की वैल्यू क्या एपटेक लिमिटेड, यहाँ पर वो लिखा आएगा। अब हमने क्या करा, यहाँ से दूसरा कॉम्पोनेंट बनाया कॉम्पोनेंट 2, और हमने यूज़र जो स्टेट है उसको इसमें पास कर दिया। तो क्या होगा, ये हमारा यहाँ पर कंपोनेंट 2, इसी तरह से 3 हमने बनाया, 4 हमने बनाया, 5 तक हम लोग जाते हैं। सो हम क्या चेक कर रहे हैं यहाँ पर कि जो हमने 1 में सेट किया है डेटा, क्या वो हमें लास्ट वाले में भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मतलब हम कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट से ड्रिल करते जा रहे हैं डेटा, यानी कि 1 से हमने 5 में डाला। कैसे, यहाँ से इसको किया हमने डिफाइन, स्टेट को हमने पास किया एज अ आर्ग्यूमेंट सभी के अंदर, और लास्ट वाले पे जब जाके उसको आप रीड करेंगे तो इसका डेटा यहाँ पर हमें डिस्प्ले होगा। अब ये जो टेक्निक है जुगाड़ टेक्निक है, अब इसका प्रॉपर तरीका क्या वो भी आप देखोगे। दूसरा, 5 कंपोनेंट हमने बनाए, तो जब हम लोग रेंडर करेंगे लास्ट में लाके, तो क्या करा रहे हैं, कंपोनेंट 1 बनाए, कितने टोटल 5, रेंडर कर रहे हैं 1 को, तो पाँचों के पाँचों ऑटोमेटिक रेंडर हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं ये रेंडर, उसको ज़रा समझो। ये अगर हमने 5 बनाया तो 5 को कहाँ रेंडर कराया, 4 के अंदर, 4 को 3 के अंदर, 3 को 2 के अंदर, 2 को 1 के अंदर, तो सारे रेंडर हो गए एक दूसरे के अंदर। तो यानी कि अगर मैं 1 को पकड़ूंगा तो पाँचों पकड़े में आ जाएंगे। तो चलो ज़रा कोड को चला के देखो क्या आउटपुट आता है इसका। हमने यहाँ से किया कॉपी, और यहाँ जाके आपने माई ऐप के अंदर एंटर करना है, लिखेंगे cd माई ऐप और npm स्टार्ट करेंगे नहीं अभी, पहले अपना डेटा पेस्ट करेंगे index.js में, क्योंकि मैं 10.30.12 में हूँ, लेकिन मेरा जो ऐप है माई ऐप के नाम से, पहले ऐप के अंदर एंटर करेंगे ना। अब ऐप के अंदर आ गया तभी तो सर्वर अपना चल रन करोगे। अब यहाँ से स्टार्ट करो, इसको हमने सेव कर दिया यहाँ पर। क्योंकि तुमने मेरे जैसा एनवायरनमेंट नहीं बना रखा ना, मेरे में क्या है कि साथ में मैं थ्योरी भी तुम्हारी चला रहा हूँ इसी फोल्डर के अंदर, तो इसलिए मुझे दोनों को अलग अलग रखना होता है। चलिए, तो हमने यहाँ पर इसको रेंडर किया, तो यहाँ पर हमें एक वार्निंग दिखा रहा है कि भाई आपने यूज़र सेट यूज़र तो डिफाइन किया, लेकिन उसका कभी इस्तेमाल नहीं किया। तो येलो कलर से जो आता है वो अवॉइडेबल होता है, उसको स्किप कर सकते हो, उससे टेंशन नहीं होती। रेड नहीं आना चाहिए, रेड आएगा तो चलेगा नहीं तुम्हारा एप्लीकेशन। चलिए, तो अभी आप यहाँ पे क्या देखते हैं, हेलो एपटेक लिमिटेड, और यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा था, हेलो एपटेक लिमिटेड अगेन। जरा कोड पे देखो, ये लिखा था ना हमने हेलो, यहाँ से हमने एक्सप्रेशन पर प्रिंट कराया था यूज़र, और यहाँ हमने लिखा था अगेन। तो आप देख सकते हैं कंपोनेंट 1 2 3 4 5 5 के अंदर हमने मैसेज लिखा, सारे हमारे रेंडर हो रहे हैं सक्सेसफुली। तो इसका सही तरीका क्या है, इवन दो कंपोनेंट 2 और 4 डिड नॉट नीड दी स्टेट, दे हैड टू पास दी स्टेट अलॉन्ग सो दैट इट कुड रीच कंपोनेंट 5। तो बीच वालों को कोई काम नहीं है, बस यहाँ तक 5 तक पहुँचाने के लिए हमें इनको डिक्लेयर करना पड़ रहा है। तो सही मेथड क्या है, सोल्यूशन पे आते हैं। द सोल्यूशन इज टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। तो आपने एक हुक डाल लेना है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, जैसे यूज स्टेट होता है वैसे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट भी आपको डालना पड़ेगा।
सो ये हमने डालना है। इसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट वी विल यूज द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर टू रैप द थ्री ऑफ कंपोनेंट दैट नीड द स्टेट कॉन्टेक्स्ट। सो यहाँ पर आप इस तरह से इसको डिफाइन करेंगे एंड यूज द कॉन्टेक्स्ट हुक। तो ये इसका हमारा एक कंप्लीट कोड निकल गया। तो ज़रा इसको समझो स्टेप बाय स्टेप। तो पहले हमने क्या करना है, स्टेट के साथ में कॉन्टेक्स्ट हुक को लगाना है, ठीक है। कॉमा लगा के आप साथ में लिख सकते हो या फिर आप चाहो तो अलग लाइन में इंसर्ट करा सकते हो। इधर आइए। नेक्स्ट वी विल यूज द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर टू रैप द ट्री ऑफ कंपोनेंट्स दैट नीड टू स्टेट कॉन्टेक्स्ट। तो हमने यहाँ पर अपना कंपोनेंट 1 डिफाइन किया है, फंक्शन लिख के हम लोग डिफाइन करते हैं, फंक्शन और क्लास दो ही मेथड है। सो रैप चाइल्ड कंपोनेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर एंड सप्लाई द स्टेट वैल्यू। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने कंपोनेंट 2 पर क्या लिख रखा है, यूज़र, इस तरह से डिफाइन किया है। पहले वाले एग्जांपल में अगर हम लोग आते हैं, यहाँ पर डिफाइन है इस तरह। चलिए नेक्स्ट, नाउ ऑल द कंपोनेंट इन दिस ट्री विल हैव एक्सेस टू द यूज़र कॉन्टेक्स्ट, सो यूज़ द यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक। तो यहाँ पर हम लोग पहले क्या करेंगे, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, फिर क्या करेंगे, यूज़ कॉन्टेक्स्ट। सो यहाँ पर आपने जाके डिफाइन करना है यूज़ कॉन्टेक्स्ट, जो भी आपने बनाया होगा अपना यूज़र कॉन्टेक्स्ट के नाम से, वो अपना पास करो। नेक्स्ट, अब इसका फाइनल कोड देखिए। हियर इज़ द फुल एग्जांपल यूजिंग रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट। तो हमने यहाँ पर डिफाइन किया इंपोर्ट रिएक्ट, यूज स्टेट, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट एंड यूज़ कॉन्टेक्स्ट। तो जब आप कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करते हैं तो आपको क्रिएट भी करना पड़ता है, तब जाके आपको वर्क करेगा। सो यहाँ पर हम लोग क्या रखें, कांस्टेंट वैल्यू में हमने पास किया यूज़र कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। बाकी ये सारा आपका मैसेज सेम रहेगा। हमने यूज़र कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर में जाके लिखा वैल्यू यूज़र, और h1 को हमने यहाँ पर पास किया मैसेज, और यहाँ से h2 को हमने यूज़र का रेफरेंस है जो हमने पहले किया था। बट अब की बार हमारा कोड क्या है, यूज़र कॉन्टेक्स्ट में रैप हो रखा है, ठीक है, जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया ऊपर। अब यूज़र कॉन्टेक्स्ट देखो यहाँ पर डला हुआ है, आपने 2, 3, 4, तो क्या आपकी बार आपको कहीं पर आर्ग्यूमेंट में कहीं दिखाई दे रहा है पैरामीटर में यूज़र लिखा हुआ, नहीं है ना। पहले हम लोग कैसे लिखा थे डेटा, सभी के अंदर लिख कर लिखा रहे थे इस तरह से, यूज़र यूज़र यूज़र, ठीक है। तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आपका कोड बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से जाएगा, और आपको लास्ट वाले पर लाके बस यूज़र इक्वल टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट को पास करना है, और जैसे आप इसको प्रिंट करेंगे आपका डेटा डिस्प्ले होगा। चलो चला के देखो, कॉपी, ये था हमारा प्रीवियस कोड, ये हमारा न्यू कोड, Ctrl+S, और ब्राउज़र में आप चेक करेंगे सेम रिज़ल्ट हम लोग अचीव कर रहे हैं। लेकिन इस बार के कोड में डिफरेंस क्या है, हमने कहीं भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया हुआ है। तो चलो एक बार टॉप से देखिए, अच्छा 1 2 3 4 5 5 हो गए ना, ठीक है। तो कोड पर नज़र डालें। इंपोर्ट किया हमने रिएक्ट, यूज स्टेट, स्टेट तो आपको लगाना ही, जब भी आप हुक्स का इस्तेमाल करो स्टेट तो आंख बंद करके लगाओ, बिना इसके काम होगा ही नहीं, ठीक है। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट एंड यूज़ कॉन्टेक्स्ट, हमने 2 हुक्स यहाँ पर और एडिशनल डिफाइन किए हैं। इसके बाद हमने अपना रिएक्ट डोम क्लाइंट को कॉल करा है। हुक्स क्या है, ये इतना लेट पूछने का मतलब क्या है, नहीं तो हुक तो हम लोग उससे पहले भी यूज़ कर चुके हैं। जब आप कोई कंपोनेंट अपडेट करते हो कि मैंने किसी बटन पर क्लिक किया और मैंने किसी स्टेट को चेंज किया, मतलब एक कलर रेड है, मैंने क्लिक किया तो कलर ब्लू हो गया, तो कैसे हुआ था, स्टेट से ही तो हुआ था। तो ऐसा तो है नहीं हमने आज पहली बार लगाया। अगर आप बेसिक एग्जांपल में जाओगे, सो अगर आप यहाँ देखेंगे प्रॉप्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ प्रॉप्स को, तो हमने कहीं पर बटन की हेल्प से प्रॉप को अपडेट किया होगा, चेक करते हैं। या प्रॉप के बाद वाले एग्जांपल में हमने किया होगा, यस, इवेंट के अंदर आ जाइए, ठीक है। फ्राइडे को क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड, अच्छा ऑनलाइन एग्जाम हो गया तुम्हारा, अच्छा। हुक्स बेसिकली क्या काम करते हैं, जब आप
इसका मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्हाट इज हुक? देखो, हुक्स जो हमारे इंट्रोड्यूस हुए थे वो हुए थे वर्जन 16.8 में। और हुक्स क्या करता है, किसी भी फंक्शन कंपोनेंट को, हुक्स अलाउ फंक्शन कंपोनेंट टू हैव एक्सेस टू स्टेट एंड अदर रिएक्ट फीचर्स बिकॉज ऑफ दिस क्लास कंपोनेंट आर जनरली नो लॉन्गर नीडेड। सो पहली चीज़ तो ये कि ध्यान रखना है कि हमारे पास दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, वन इज क्लास एंड अदर इज फंक्शन कंपोनेंट। हुक सिर्फ और सिर्फ फंक्शन में काम करते हैं, क्लास कंपोनेंट के अंदर काम नहीं करते हैं, ठीक है। सो ऑल्दो हुक जनरली रिप्लेस क्लास कंपोनेंट बट देयर आर नो प्लान्स टू रिमूव क्लासेस फ्रॉम रिएक्ट। क्लास अभी भी रिएक्ट में है, बट ज़्यादा अगर हम लोग देखते हैं यूजेस, वो आपको फंक्शन कंपोनेंट का मिलता है। अब हुक का काम क्या है? हुक्स अलाउज अस टू हुक इनटू रिएक्ट फीचर्स सच एज स्टेट एंड लाइफ साइकिल ऑफ मेथड्स, ठीक है। सो मान लीजिए कि जैसे मेरे पास यहाँ पर 4 बटन है, मेरा डिफ़ॉल्ट जो कलर है डायनामिकली वो मैंने यहाँ पर सेट कर रखा है, क्या? रेड। मैं चाहता हूँ यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर ले उस चीज़ को। तो हमने यहाँ पर क्या करा, एक हुक डिफाइन किया, स्टेट। यूज स्टेट यूज़र डिफाइन नहीं है, प्री डिफाइन है, ठीक है। आप उसके अंदर वैल्यू जो मर्जी सेट करा सकते हो। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, सबसे पहली चीज़ ध्यान रखना, जब भी कोई कंपोनेंट आप बनाएंगे, सबसे पहला काम आपने हुक का करना है। अगर आपने हुक को कहीं बाद में डिफाइन किया, लाइक रिटर्न के, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। हमने लिखा कांस्टेंट कलर और सेट कलर। अब आप इसको नेम, सेट नेम, जो भी नाम रखना चाहे वो कर सकते हो। हम कलर की बात करें तो हमने कलर और सेट कलर यहाँ पर डिफाइन किया, और कलर को डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू आपने देना है, तो हमने यहाँ पर क्या रखा है, रेड। तो जब हम लोग यहाँ लिखेंगे माई फेवरेट कलर इज एक्सप्रेशन में कलर, क्योंकि हमारा वेरिएबल क्या है, कलर, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आएगा रेड। अब मैं ये चाहता हूँ कि एंड पर, मतलब यूज़र एंड पर, यूज़र अगर ब्लू पर क्लिक करता है तो माय फेवरेट कलर जो रेड है वो रिप्लेस होकर ब्लू हो जाए, ब्लू है तो रेड हो जाए, मतलब जिस मर्जी में चेंज करना चाहे वो चेंज कर ले इस चीज़ को। अब ये जो काम है ये आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, ये सिर्फ हुक के थ्रू ही पॉसिबल है। ज़रा चला के देखिए वेब ब्राउज़र में, तो हमारा डिफ़ॉल्ट कलर क्या रहा है, रेड। अब आप यहाँ से ग्रीन से क्लिक करेंगे तो वैल्यू अपडेट होंगे। तो ये काम करता है हुक, ठीक है। यानी कि एंड यूज़र एंड पर अगर आप चाहते हैं कि यूज़र कुछ चेंजेस कर पाए, तो तब आपको ये अप्लाई करना है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने एक थीम चेंज करने का कोई मैकेनिज्म बनाया। हम चाहते हैं डार्क मोड हो जाए या लाइट मोड हो जाए, डे मोड हो जाए, तो यूज़र क्लिक करे तो वो चेंज हो जाए उस तरह से। तो इस तरह से आप चेंज करा सकते हो इसके अंदर। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ों के लिए जहाँ पर यूज़र क्लिक पर कुछ बदल रहा है, स्टेट की रिक्वायरमेंट आती है। क्या? जैसे थीम हमें चेंज कराना है, जैसे नाइट में लाइट हो जाए, नाइट में डार्क, हाँ, और लाइट में डार्क, जैसे डे में डार्क, डे में डार्क और नाइट में लाइट। उल्टा क्यों बोल रहे हो? नाइट में डार्क और डे में लाइट। देखो, हम कभी टाइम के अकॉर्डिंग कराते नहीं है, बट अगर आप कहोगे तो ऐसा पॉसिबल है, किया जा सकता है, बट ऐसा करना नहीं होता है। क्योंकि देखो सीधी चीज़ है, एक एंड यूज़र का आपको कैसे पता वो किस तरह के एनवायरनमेंट में है। हो सकता है कि कोई पर्सन रात में काम करो, बट यहाँ पर लाइटिंग वगैरह सारी रूम में अवेलेबल है। तो हम लोग क्या रखते हैं ना, अगर आपने बूट से पढ़ के आए हो तो वहाँ पर आपने एक पढ़ा होगा, थीम के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है ऑटो मोड। यहाँ पर आप देखते हो ऑटो मोड का मतलब क्या होता है कि अगर यूज़र ने डार्क थीम सेट किया है तो ऑटोमेटिकली डार्क आएगा, अगर यूज़र ने लाइट थीम सेट किया तो लाइट आएगा। यहाँ से नहीं, विंडो के अंदर आप चेंज करते हैं ना थीम अपना, तो ये उसके हिसाब से चेंज होगा। अब हम क्या करते हैं, अपने सेल फोन में आपने देखोगा, आप अपना स्क्रीन पर सेट कर देते हो कि जैसे इवनिंग के 8 PM होंगे मेरी थीम चेंज हो जाए, ठीक है। तो आपकी अगर थीम 8 बजे चेंज हो गई तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी ऑटो सेट होने की वजह से क्या होगा, वो डार्क में चला जाएगा। अब यूज़र ने हो सकता है ये सेटिंग ही ना कर रखा हो, तो ऑटो मोड का मतलब क्या है कि यूज़र अगर फोर्सफुली डार्क करता है तो डार्क होगा, डे मोड रखता है डे मोड रहेगा। तो ये कभी भी टाइम के हिसाब से आपने नहीं करना है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑटो लगा के छोड़ देते हैं। ऑटो का मतलब कि एंड यूज़र की चॉइस है वो क्या रखना चाहता है। तो अब आप जब यहाँ से कोई एग्जांपल बनाते हो, जैसे लेट्स से मैं बूटस्ट्रैप के अंदर कोई साइन इन साइन अप बना रहा हूँ, ये देख रहे हो, ये कि साइन इन साइन अप का एग्जाम्पल हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो यूज़र अपने हिसाब से चेंज कर सकता है, ठीक है, डार्क या लाइट। लेकिन अगर मैं डार्क पर हूँ और मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ ऑटो,
तो ये क्या हो गया, ऑटो पर डे मोड में आ गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मेरा जो विंडो है वो डिफ़ॉल्ट जो चल रहा है अभी, यहाँ पर देखो कहीं पर थीम का ऑप्शन आता है और यहाँ पर तो यहाँ पर लाइट है, अब डार्क हो गया। अब डार्क करने के बाद हम यहाँ पर आके चेक करके देखेंगे कि भाई क्या हो गया, डार्क हो गया। अब यहाँ पर हमने लाइट किया, वेबसाइट में क्या हो गया, तो समझ में आया। तो ये चीज़ तुम पढ़ के आ चुके हो, तो मुझे नहीं पता तुमने ट्राई किया है कि नहीं किया है। ये ऑलरेडी दिया हुआ है तुम्हारे इसमें फीचर, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है। तो ये बना बनाया है तुम्हारे पास, हमें कुछ नहीं कराना है वेबसाइट के अंदर, आपने तो बस लॉजिक लगा के छोड़ देना है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक काम करेंगी चीज़ें आपकी। तो मैं तुम्हें इसलिए लाइव टेस्टिंग करके दिखा दिया कि यूज़र ने जो भी मोड यहाँ से रखा होगा, आपका वेबसाइट ऑटोमेटिकली उसी मोड में आएगा। जब तक जॉब ना लगे ना, मेरी जो प्लेलिस्ट लाइव है वहाँ से पढ़ो, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ये सारे शंकाएं जो है ना ख़त्म हो जाएंगी अपना। मेरे पास एक प्लेलिस्ट आया है, आया है? बढ़िया है। किसी ने दिया है रिएक्ट का, अच्छा, एब्रॉड का टीचर है वो पढ़ाता है, कहाँ का? एब्रॉड का। अच्छा, चलो पहले यहाँ का समझ लो। क्योंकि अब्रॉड की रिएक्ट ना हमारे यहाँ नहीं चलती। वहाँ का बिल्कुल डिफरेंट होता है। देखो, काम जहाँ करना है ना वहाँ का नेटिव होना चाहिए। अब आप पढ़ के हार्वर्ड से आ रहे हो, जॉब आके दिल्ली में करो, उसका कोई सेंस है? नहीं है ना। हाँ, आप बिजनेस की पढ़ाई बाहर पढ़ के आओ और यहाँ के आप अप्लाई करो उस चीज़ को, 100% है, फेल होना ही होना है तुम्हारा मॉडल। जिलेट को हमने लॉन्च किया था इंडिया में, ठीक है। जब हमने जिलेट को इंडिया में लॉन्च किया तो हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट फेल हो गया। ईयर 2000 की बात बता रहा हूँ। क्यों फेल हुआ? क्योंकि जिलेट बना बाहर यूएस में और हमने लॉन्च किया यहाँ इंडिया में। इंडिया का पानी क्या होता है, हार्ड वाटर होता है, वहाँ का सॉफ्ट वाटर होता है। तो जब बंदा वहाँ शेव करता है ना, तो टैप के नीचे जब अपना शेविंग रेजर लेके जाता है, बाल जो होते हैं ईजिली निकल जाते हैं, हमारे यहाँ नहीं निकल पाते। तो फिर पूरी इसकी केस स्टडी बनाई कि क्यों प्रोजेक्ट फेल हुआ। फिर उन्होंने इंडिया के हिसाब से अलग अलग चीज़ें बनानी स्टार्ट की। फिर जाके जब दोबारा कैंपेन चलाया 2007 में, कामयाब हो गया। बिंगो को हमने लॉन्च किया। जो देखते हो बाहर, जितने भी शॉप के बाहर जाते हो तो स्टैंड जो बने होते हैं, वो सारे स्टैंड ही हमने डिज़ाइन किए थे कभी। और उसके बाद वो आइडिया खूब कॉपी हुआ पूरे हिंदुस्तान में, ठीक है। ये बात है सन 2005 की, तब ये स्टैंड बनने स्टार्ट हुए थे, ठीक है। तो ऐसे न जाने कितनी चीज़ों को हमने लॉन्च किया खुद अपने हाथों से यहाँ पर। और कंपनी भी कोई दूर नहीं है, यहीं साउथ दिल्ली में ही है जहाँ से सारे काम हुए। तो ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ें बाहर चल रही हैं वो यहाँ के चल जाएँ। तो हमें हर जगह की जियोग्राफिक डेमोग्राफिक के हिसाब से चीज़ों को अंडरस्टैंड करके करना होता है। तो इसलिए अगर तुम कोई प्लेलिस्ट देख रहे हो वो बाद में देखो जब मेरा वाला समझ में आ जाए। फिर क्या होगा, दो चीज़ें क्लैश करोगे, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, है ना। तो पहले एक नाव पर सवार, फिर जब एक से काम खत्म हो जाए दूसरे में सवार हो जाना। चलिए, तो अब हुक का रोल क्लियर है। यानी हुक क्या करता है, किसी भी कंपोनेंट को अपडेट करने के लिए हेल्पफुल है। यानी कि अगर आप चाहते हो कि एक कंपोनेंट एंड यूज़र अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपडेट कर ले, यू हैव टू यूज़ हुक्स। और हुक्स के अलग अलग टाइप्स हैं। और यूज स्टेट, आपने कोई भी हुक लगाना हो ये लगेगा, ये परमानेंट है, बाय डिफ़ॉल्ट है, ऐसा समझो। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, हुक को साइड करते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा था यूज़ कॉन्टेक्स्ट। तो यूज़ कॉन्टेक्स्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। और यहाँ पर आप
कंपोनेंट डिफाइन करने से पहले सबसे पहला काम रहेगा कि आप अपना कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करके आएंगे किसी भी वेरिएबल के अगेंस्ट। तो हमने वेरिएबल क्या बनाया, यूज़र कॉन्टेक्स्ट, और उसके अगेंस्ट हमने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को कॉल किया। इसके बाद आपने क्या करना है, जो भी प्रॉपर्टी लास्ट कंपोनेंट तक पहुंचानी है उसको आपने यूज़र कॉन्टेक्स्ट के अंदर पास करना है। तो यूज़र कॉन्टेक्स्ट क्या, हमारा वेरिएबल का नेम, ठीक है, आपने पूरा मैटर इसके अंदर रखा। अब लास्ट वाले कंपोनेंट पर हम लोग जब पहुंचते हैं तो हमने क्या लिखा, यहाँ पर दोबारा से रेफरेंस दिया, कांस्टेंट यूज़र इक्वल टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट, और यूज़ कॉन्टेक्स्ट में यूज़र कॉन्टेक्स्ट को कॉल कर दूँ। तो मेरा डेटा मुझे 1 बाय 1 सबको बताने की ज़रूरत नहीं, सीधे मुझे जहाँ लेके आना है वहाँ पर पहुँच गया डेटा। तो इससे आपका कोड नीट एंड क्लीन बनता है। नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा यूज रेफरेंस। So use reference hooks allows you to persist value between render. It can be used to store a mutable value that does not cause a re-render when updated. So it can be used to access a DOM element directly. Does not cause re-render. If we tries to count how many times our application render using the use state hook, we would be caught in an infinite loop since this loop itself cause a re-renders. सो एक एग्जांपल यहाँ से देखिए, इसको हम लोग यहाँ से करेंगे रन, और इंडेक्स फाइल index.js में अपने कोड को रखिए और इसको लोड कराइए। तो अब आप यहाँ पर हमने कुछ ऐसा बनाया कि जितनी बार यूज़र लिखेगा यहाँ पर काउंट लिखा आएगा। ठीक है, तो टोटल काउंट आ रहा है लिखे हुए कि कितनी बार हमारा जो कंपोनेंट है वो री रेंडर हुआ है। तो 17 टाइम हमारा जो कंपोनेंट है वो री रेंडर हो रहा है, जितनी बार आप लिख रहे हैं रेंडर हो रहा है। ठीक है, सो यूज रेफरेंस ओनली रिटर्न्स वन आइटम, इट रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड करंट। व्हेन वी इनिशियलाइज यूज रेफरेंस वी सेट द इनिशियल वैल्यू यूज रेफरेंस इज 0। सो यहाँ पर आप देखेंगे हमने क्या क्या लिया है, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट एंड यूज रेफरेंस। यहाँ पर यूज़र एक फॉर्म फील्ड के अंदर डेटा पुट कर रहा है अपना, तो हमने यहाँ पर क्या बनाया, इनपुट वैल्यू, और क्या लिखा, सेट इनपुट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट हमारा यहाँ पर ब्लैंक रहेगा, यानी कि अगर आप कंपोनेंट को रिलोड करेंगे तो क्या है, वैल्यू 0। ठीक है, अब ये जो वैल्यू 0 ये कैसे आई, हमने इसको यूज़ रेफरेंस के अंदर पास किया हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पर कॉन्स्टेंट काउंट इक्वल टू क्या लिखा है, 0। अब यूज़ इफेक्ट का हमने इस्तेमाल किया, लिखा काउंट डॉट करंट। ठीक है, जब काउंट डॉट करंट इक्वल टू आप यहाँ पर चेक कराएंगे, लिखेंगे काउंट डॉट करंट की वैल्यू में +1 का इंक्रीमेंट करो, तो यानी कि जितनी बार भी इवेंट आपका चलेगा ऑन की प्रेस, उतनी बार आपके काउंट होते जाएंगी चीज़ें। तो देखते हो जैसे ये कहाँ कहाँ आपको देखने के लिए मिल जाता है। एग्जांपल जो हमने बना रखा है, जैसे आप ट्विटर में जाते हो कोई लिखने के लिए, तो वहाँ पर वर्ड लिमिटेड है, आप 150 कैरेक्टर से ऊपर का ट्वीट नहीं डाल सकते हो, तो वो हैंड टू हैंड लेस होते चले जाते हैं। ठीक है, या फिर आप जैसे बहुत सारे पहले क्या होते थे, वेबसाइट पर मैसेज करने के एप्लीकेशंस आते थे, तो उसमें भी 150 कैरेक्टर का मैसेज जाता था डिफ़ॉल्ट। ये तब स्मार्टफोन है कि वो क्या होता है कि जब आप कोई बड़ा टेक्स्ट मैसेज लिखते हो तो वो ज्वाइन करके एक बना देता है ना। लेकिन आप जब किसी को एक लेंदी मैसेज भेजते हो आज भी 150 कैरेक्टर से ऊपर का, तो वो 2 मैसेज के पैसे कटते हैं आपके। ठीक है, तो यानी कि अगर आपको जैसे डेली के 100 मैसेज फ्री मिलते हैं किसी रिचार्ज के अंदर, और आपने कोई लेंदी मैसेज लिखा, चाहे वो 150 का 151 ही हुआ, तो 2 मैसेज आपके लेस हो गए आपके पास से। वो दिखता एक है एंड यूज़र के पास, बट जाते वो 2 मैसेज के थ्रू हैं। अब यहाँ से हमने रिटर्न करा है, लिखा हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट, वैल्यू हमने लिखा यहाँ पर इनपुट वैल्यू, तो ये क्या हो गया, बाइंड हो गया। देखो यहाँ पर इनपुट वैल्यू, और ऑन चेंज पर हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ई बाय डिफ़ॉल्ट हमारा रहता है इवेंट के लिए, हमने लिखा है यहाँ पर सेट इनपुट वैल्यू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो भी आप लिखेंगे, और रेंडर काउंट के अंदर काउंट डॉट करंट हमने यहाँ पर कॉल करा देना है। तो काउंट डॉट करंट जब आप यहाँ लिखेंगे, क्योंकि हमारा वेरिएबल का नेम है, तो यहाँ पर आपका डेटा जो होगा इसमें अपडेट होगा। ठीक है, जैसे आप लिखते जाएंगे इसके अंदर इस तरह से। चलिए, सो इट्स लाइक डूइंग दिस कांस्टेंट काउंट इक्वल टू करंट 0, वी कैन एक्सेस द काउंट बाय यूजिंग काउंट डॉट करंट। अब डोम के ऊपर देखते हैं, एक्सेसिंग डोम एलिमेंट्स। इन जनरल वी वांट टू लेट रिएक्ट हैंडल ऑल डोम मैनिपुलेशन। डोम पता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, और रिएक्ट वर्चुअल डोम पर काम करता है।
but there are some instances where use reference can be used without causing issues. In React we can add a reference attribute to an element to access it directly in the DOM. So इस वाले एग्जांपल में हम लोगों ने सिंपल रिएक्ट और यूज़ रेफरेंस को डिफाइन किया है, और यहाँ पर हमने लिखा है एक ऐप फंक्शन बनाया अपना, यानी कि कंपोनेंट, और हम लोग यहाँ लिख रहे हैं कांस्टेंट इनपुट वैल्यू इक्वल टू यूज़ रेफरेंस को हमने इस पर बाइंड कर दिया डायरेक्ट। अब ये जो इनपुट टाइप हमारा टेक्स्ट है, यहाँ पर आप देखेंगे रेफरेंस इक्वल टू हमने क्या लिख रखा है, इनपुट एलिमेंट। अब ये क्या है, इनपुट एलिमेंट यहाँ पर हमने पास किया है और हमने रेफरेंस इक्वल टू उसको सेट किया हुआ है। अब आप इसको यहाँ पर क्या करेंगे, बटन क्लिक पर, कि भाई जैसे यूज़र क्लिक करे ये बटन जो फील्ड हमारा फोकस में आ जाए। तो हमने क्या लिखा है, एक फंक्शन बनाया है इसके अंदर, एरो फंक्शन इनपुट, सॉरी फोकस इनपुट, और इनपुट एलिमेंट जो हमारा यहाँ पर वेरिएबल है उसको हमने लिखा डॉट करंट डॉट फोकस। तो फोकस ब्लर आप पढ़ के आए हो वहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर, पता है क्या होता है फोकस ब्लर? किसी फील्ड के अंदर अगर आपका कर्सर रहता है दैट इज़ अ फोकस स्टेट, और जब आप टैप करके नेक्स्ट फील्ड में चले जाते हो दैट इज़ अ ब्लर स्टेट। ठीक है, ऑन फोकस ऑन ब्लर। तो अभी क्या होगा, हम इसको यहाँ से रन करेंगे और इसको सेव करिए। अब जब हम लोग बटन यहाँ से प्रेस करेंगे आप देखना ये एलिमेंट मेरा हाईलाइट होगा। ठीक है, तो ये होता है फोकस। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से आपने यहाँ पर एक डेमो के नाम से बना लेते हैं, demo.html। सो HTML5 के अंदर भी आपको एक फीचर मिल जाता है, जैसे हमने यहाँ पर एक फॉर्म बनाया। फॉर्म बनाने के बाद आप यहाँ पर जाके डिफाइन कर देंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है, फील्ड का नेम, प्लेस होल्डर एंटर योर नेम, और यहाँ पर हम लोग एक BR लगा के सबमिट बटन बना लेते हैं, या सबमिट इसके आगे डिफाइन कर दो, इनपुट टाइप सबमिट, और ओपन विद लाइव सर्वर। अब हम ये चाहते हैं कि जब हमारा पेज स्टार्ट हो तो ये इस तरह से हाईलाइट आए, है ना? तो क्या लिखोगे, नॉर्मली इस तरह से आता है ना, तो आप टैप करते हो तब इसके ऊपर फोकस होता है। हम चाहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जब पेज शुरू हो तो ऑटोमेटिकली हाईलाइटेड ही आना चाहिए। तो आपको HTML एक एट्रीब्यूट देता है जिसको हम बोलते हैं ऑटो फोकस, यानी कि जैसे कोई फॉर्म खुला, पहला फील्ड, अगर मेरे पास दो फील्ड हैं, जैसे कि मैं इसको लिख देता हूँ लास्ट नेम, दिस इज़ अ फर्स्ट नेम, या इंटरव्यू पासवर्ड बना देते हैं हम लोग इसको। दो जगह ऑटो फोकस नहीं हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ से हमने उसको दिया इनपुट टाइप पासवर्ड और पासवर्ड, तो क्या दिखाई दे रहा है, पहला फील्ड ऑटोमेटिक फोकस आ रहा है। इस बार देखो मैंने कोई टैब प्रेस ही नहीं किया। आप पेज को रीलोड कर लीजिए, देखो पहला फील्ड ही आपका बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट आएगा। अब ऑटो फोकस की वैल्यू को मैं यहाँ से हटा के अगर इधर रख दूँ तो क्या होगा, अब दूसरे फील्ड पर फोकस आएगा। तो यानी कि शुरुआत तो में स्टार्टिंग से डेटा कैप्चर करना होता है, इसलिए हम लोग फर्स्ट वाले को ऑटो फोकस करके रखते हैं। तो ये होता है आपका फोकस। अब जैसे ही हम लोग टैप करेंगे यहाँ से तो पहला वाला जो एलिमेंट है वो हो गया ब्लर। ठीक है, तो आप देखते हो बहुत सारी वेबसाइट के अंदर जैसे आप टैप करते हो और आपने उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं किया तो रेड हो जाता है। तो यानी कि हम लोग जब फॉर्म वैलिडेशन बनाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर तो हम लोग फोकस ब्लर पर उसको सेट करके आते हैं। एग्जांपल के तौर पर आपने यहाँ जाके एक स्क्रिप्ट टैग लिखा और यहाँ पर आपने जाके डिफाइन किया एक बनाइए फंक्शन हमने नेम रखा फॉर्म वैलिडेशन फॉर एग्जांपल, कर्ली ब्रेसेस अपेंड। यहाँ पर हम लोग एक बना लेंगे वेरिएबल लाइक x इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, फॉर्म को एक नेम दे दो, यहाँ पर नेम दे दो लाइक माई फॉर्म। यहाँ जाइए लिखिए डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट फील्ड का नेम क्या है, नेम डॉट वैल्यू। इसी तरह से एक दूसरा फील्ड बना लो y में क्या है पासवर्ड,
हमारे पास 2 ही फील्ड हैं। अब आप यहाँ पर कंडीशन बना सकते हैं कि भाई इफ़ x अगर ब्लैंक है तो यहाँ पर क्या आ जाए, एक अलर्ट पॉप होना चाहिए, प्लीज़ एंटर योर नेम। एल्स एल्स इफ में आप यहाँ जाकर डिफाइन करेंगे प्लीज़ एंटर योर पासवर्ड। तो यहाँ पर अगर y की वैल्यू ब्लैंक है उस केस में, एल्स जो हमारा फॉर्म है वो सबमिट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ट्राई करके देखेंगे। तो अगर हम लोग इनपुट टाइप सबमिट बनाते हैं तो आपकी वैलिडेशन जाती है ऑन सबमिट के ऊपर। ठीक है, और अगर आप इनपुट टाइप नीचे बटन बनाते हो तो आपको फिर यहाँ पर ट्रिगर कराना होता है। तो जैसे मैं इसको बटन के साथ करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ऑन क्लिक पर हमारा वैलिडेशन आएगा, फॉर्म वैलिडेशन के नाम से हमने डिफाइन किया है इसको। और इसको ज़रा आप चेक करके देखें क्या लिखा था, प्लीज़ एंटर योर नेम। ठीक है, तो यहाँ पर जाइए, मैंने जैसे उसको एक नेम दिया, नेक्स्ट क्या था, एंटर योर पासवर्ड, हमने यहाँ से इसको पासवर्ड दे दिया। अब जब आप इसको सबमिट करेंगे तो क्या लिखा रहा है, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, वैलिडेशन हो गया। यानी कि जब तक इसको डेटा नहीं मिलेगा तब तक ये काम नहीं करेगा। अब हम ये कहते हैं कि भाई ये जो वार्निंग्स हैं, मैं यहाँ पर एक स्पैन बना लेता हूँ इस तरह से, और मैं इसको एक नेम दे देता हूँ आईडी, और आईडी हमने क्या दिया इसको, एरर 1। हमने इस तरह से फॉर्म रखा है। तो अलर्ट प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस है, बट ये सही प्रैक्टिस नहीं जब आप किसी लाइव वेबसाइट में देखते हैं। सो हम क्या चाहेंगे कि भाई हमारा लॉजिक तो टेस्ट हो चुका है, तो हमने इसको किया कमेंट, और हम इसको ये बोलेंगे कि भाई जो हमारा एरर है वो ऐसा आना चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी एरर 1 डॉट इनर HTML, उसमें क्या लिखा है, प्लीज़ एंटर योर नेम। इसी तरह से जो हमारा दूसरा वाला है फील्ड, वहाँ पर ये मैसेज प्लीज़ एंटर योर पासवर्ड हो जाना चाहिए, और हमने इसको भी कमेंट कर दिया। आप चाहते हैं यहाँ से कि भाई हमारा इसके बाद फॉर्म एक जगह पर जाके लैंड हो जाए, डेटा चला जाए। बाय डिफ़ॉल्ट मेथड हमारा क्या होता है, गेट, तो यहाँ लिख देंगे https www.google.com पर डेटा रिडायरेक्ट करा लेते हैं। ठीक है, चेक करेंगे। सो यहाँ पर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म, माई फॉर्म क्या हमारे फील्ड का, सॉरी फॉर्म का नेम, और डेटा क्या हो जाए, सबमिट हो जाए। अलर्ट की मुझे यहाँ नीड नहीं है, इसको भी यहाँ से हम लोग बंद करेंगे। चलिए पहले चेक करते हैं। तो जैसे आप यहाँ से सबमिट करते हैं तो क्या लिखा आता है, प्लीज़ एंटर योर नेम। ठीक है, सो हम ये चाहते हैं भाई एक वार्निंग है तो वार्निंग की तरह से हो, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्टाइल डॉट कलर, कलर की वैल्यू क्या रख देंगे आप, रेड। इसी तरह से यहाँ जाके आप कर देंगे इसको ग्रीन, और यहाँ आके आप क्या कर देंगे इसको फिर से रेड, और यहाँ आके आप क्या कर देंगे इसको फिर से ग्रीन। अब क्या होगा, जैसे से आप नेक्स्ट करोगे वैसे से आपको एरर डिस्प्ले करेगा। चलिए ज़रा ट्राई करके देखिए। तो यहाँ पर इसका डेटा जो है वो चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, मैंने फ़िलहाल ओके पास कर दिया इसको इस तरह से। चलिए तो यहाँ लिखते हैं जैसे कि ब्लैंक, डेटा हमने दिया तो क्या हो गया, ओके हो गया। आप चाहो तो कि सिंबल डाल सकते हो, पासवर्ड नहीं है, पासवर्ड जैसे हमने डाला तो यहाँ से ओके होगा। और ये देखो डेटा हमारा सबमिट हो रहा है, देखो पर डेटा आ गया URL में, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा मेथड क्या होता है, गेट होता है।
गेट की वजह से हमारा डेटा जो होता है वो यहाँ डिस्प्ले होता है। अब जैसे आपने अगर नोटिस किया हो तो मैंने वहाँ पे लिखा था अभिषेक त्यागी, तो अभिषेक प्लस क्या लिखा रहा है, त्यागी लिखा रहा है ना। अब इसमें देखो फोकस ब्लर कैसे काम करेगा। तो यहाँ पर अभी डेटा जो है ना, कोई भी यूज़र बार बार सबमिट पर क्लिक करके चेक नहीं करता, ये तो अभी हमने टेस्ट कर लिया प्रोग्राम। तो हम ये चाहेंगे कि भाई जैसे ही यूज़र यहाँ से ब्लर करे एक एरर थ्रो होना चाहिए। तो चलिए बैक करेंगे, रीलोड करेंगे पेज को और यहाँ से देखेंगे क्या लिखा हमने, ऑन ब्लर। ऑन ब्लर पर क्या हो, वैलिडेशन ट्रिगर हो जाए। ठीक है, हमने क्या बोला, ऑन ब्लर वैलिडेशन ट्रिगर। चलो तो यहाँ जाओ, अब जैसे आप टैब लगाओगे देखो काम कर रहा है, बन गया सेम चीज़। आप यहाँ से टैब करोगे तो इस तरह से ये काम करती जाएंगी चीज़ें आपकी। तो यहाँ पर इसको डेटा दे दो, जैसे हमने ये लिखा है इसको, ये देखो। तो अब मुझे बार बार सबमिट तो नहीं करना पड़ रहा ना, तो सबमिट इज़ नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस। आपको क्या करना चाहिए, टैब के ऊपर ब्लर कराते जाओ, डेटा को चेक कराते जाओ। तो क्लियर हो गया बेसिक एग्जांपल। तो अभी जो हमने यहाँ पर जो पढ़ा, फोकस वाला समझ में आ गया। ठीक है, फोकस यानी कि आप किस फील्ड पर हैं, ब्लर यानी कि जब आप उस फील्ड से नेक्स्ट फील्ड पर स्विच करते हैं। चलो आगे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इसको बंद करते हैं। सो गूगल का भी जो सर्च होता है ना, वो भी आपका पूरा गेट के ऊपर ही चल रहा होता है। ठीक है, तो जैसे आप अपना खुद का गूगल का सर्च अगर बनाना चाहो तो बहुत इजीली बना सकते हो। ठीक है, क्या करना होगा आपको, आपको यहाँ फॉर्म में थोड़े से चेंजेस करने। जैसे हमने यहाँ पर इसको लिखा क्या, गूगल सर्च, और पासवर्ड की अपने को कोई नीड नहीं है, इसको हटा दीजिए। स्पैन की अपने कोई नीड नहीं है, इसको भी हटा दीजिए। फ़िलहाल मुझे सिंपल डेटा डाल के सर्च कराना है, और प्लेस होल्डर में मुझे कुछ नहीं लिखना है, इसको हटा दो। फील्ड का नेम ने क्या रखा, क्यू। ठीक है, तो यहाँ जाके आप लिखेंगे सर्च यहाँ से आप सर्च कमिट करिए। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे हार्ट ऑफ स्टोन गूगल सर्च, मैंने यहाँ से इसको कमिट कराना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक एक्शन होना चाहिए और इसका टाइप क्या होना चाहिए, सबमिट होना चाहिए। तो कुछ डेटा दो इसको और ट्राई करके देखो काम कर रहा है, डायरेक्टली हम डेटा फाइंड कर पा रहे हैं। ऐसे अगर आप यूट्यूब वगैरह पे कुछ सर्च करना चाहते हो तो वहाँ का भी अपना बना सकते हो। Next, tracking state changes. The use reference hook can also be used to keep track of previous state value. This is because we are able to persist use reference value between vendors. So अभी क्या होगा कि आप यहाँ पर करंट और प्रीवियस दोनों वैल्यू चेक करेंगे इसके अंदर। तो हमने यहाँ पर लिखा है यूज स्टेट, यूज इफेक्ट एंड यूज रेफरेंस। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हमने एक डिफाइन किया अपना हुक इनपुट वैल्यू और सेट इनपुट वैल्यू। इनपुट वैल्यू जिसमें यूज़र डेटा अपना पुट करेगा, और एक हमने यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन किया प्रीवियस इनपुट वैल्यू, जिसको हम लोग यूज रेफरेंस में डिफाइन कर रहे हैं। तो यूज इफेक्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस इनपुट वैल्यू डॉट करंट। तो यानी कि जैसे जैसे यूज़र लिखता जाएगा तो उससे पहले उसने क्या टाइप करा था लेटर, वो आपको डिस्प्ले होगा इस एग्जाम्पल में। तो जैसे इस कोड को हम लोग ऐसे करेंगे कॉपी, और इसको बंद कर दो, इसमें डेटा चेंज करिए। तो करंट वाले में जो आपका करंट इनपुट होगा वो आएगा, प्रीवियस वाले में जो आपने पहला लेटर लिखा होगा वो आपको दिखाई देगा इसके अंदर। ब्राउज़र में जाएं और रिफ्रेश करिए, और इसमें चेक करिए हमारा ऐप का नेम।
कोई दिक्कत प्रोग्राम के अंदर? कंट्रोल यू, ठीक है, F12। यहाँ पे कहीं दिक्कत है। द अबव एरर ऑकर्ड इन H2 कंपोनेंट एट H2। H2 चेक कीजिए क्या मिस्टेक है। H2 करंट वैल्यू हमने डिफाइन किया है इनपुट वैल्यू। इनपुट वैल्यू बिल्कुल सही। इनपुट वैल्यू, सेट इनपुट वैल्यू, यूज स्टेट, इनपुट इनपुट फ्रैगमेंट भी अवेलेबल है। इनपुट हमारा स्टार्ट हुआ, यहाँ क्लोज हुआ है। H2 स्टार्ट, H2 क्लोज। ठीक है, करंट वैल्यू, तो हमारे प्रीवियस इनपुट वैल्यू में एरर है। इसको फिक्स करते हैं। प्रीवियस वाले में क्या प्रॉब्लम है, पहले ज़रा देखो कि हमारा इनपुट वैल्यू में रिसीव हो रहा है कि नहीं। यहाँ जाइए, बिल्कुल सही है। प्रीवियस स्टेट, प्रीवियस इनपुट वैल्यू डॉट करंट, बस यहाँ पर लिखने में एरर हुआ है। डॉट करंट चेक करिए वेब ब्राउज़र में, आ गया दोनों। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पर ए लिखा तो ए से पहले तो कुछ नहीं था, तो क्या आ रहा है, प्रीवियस वैल्यू इज ब्लैंक। अब जब आप यहाँ लिखोगे आर, तो प्रीवियस वैल्यू क्या हुई, पता चल रहा है। तो ये प्रीवियस हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं किसकी हेल्प से, जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है अपना यूज ट्रैक स्टेट चेंजेस को, कि आपका पहले क्या था और करंट आपका क्या चेंज। सो दिस टाइम वी यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट एंड यूज रेफरेंस टू कीप ट्रैक ऑफ द प्रीवियस स्टेट। In the use effect, we are updating the use reference current value each time the input value is updated by entering text into the input field. तो जैसे से आप लिखते जाएंगे प्रीवियस वैल्यू आपकी क्या थी वो आपको डिस्प्ले होता जाएगा इस तरह से। तो ये एक एग्जांपल है इसका। इसको बंद करो, दो दो हमारे रिएक्ट चल रहे हैं, एक चलाओ, इसको क्लोज। रेफरेंस के बाद आपका नेक्स्ट आता है रिड्यूसर। सो द यूज रिड्यूसर हुक्स इज सिमिलर टू द यूज स्टेट हुक, यानी कि जो कि हमारा प्राइमरी हुक है, बिल्कुल सेम उसी की तरह काम करेगा। इट अलाउस फॉर कस्टम स्टेट लॉजिक। जब स्टेट का टॉपिक हमने पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि स्टेट को आप कंडीशनल नहीं बना सकते हो, बट रिड्यूसर के अंदर आप कस्टम लॉजिक अपने लगा सकते हैं। इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ कीपिंग ट्रैक ऑफ मल्टीपल पीसीस ऑफ स्टेट दैट रिले ऑन कॉम्प्लेक्स लॉजिक, यूज रिड्यूसर मे बी यूजफुल। इसमें दो चीज़ें चलती हैं, रिड्यूसर एंड इनिशियल स्टेट। इसका सिंटैक्स है, द यूज रिड्यूसर हुक्स एक्सेप्ट टू आर्ग्यूमेंट। द रिड्यूसर फंक्शन कंटेन योर कस्टम स्टेट लॉजिक एंड द इनिशियल स्टेट कैन बी अ सिंपल वैल्यू बट जनरली विल कंटेन एन ऑब्जेक्ट। इसके अंदर ऑब्जेक्ट आपका पास होगा। द यूज रिड्यूसर हुक रिटर्न्स द करंट स्टेट एंड अ डिस्पैच मेथड। तो हमने यहाँ से रिड्यूसर को कॉल किया, इस बार हमने यूज स्टेट को यूज़ नहीं किया इसमें। सो हेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूज रिड्यूसर इन अ काउंटर एप्लीकेशन।
सो यहाँ पर हमने क्या बनाया, कांस्टेंट इनिशियल टू डूज, और हमने यहाँ पर अपना एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे पहला क्या है हमारा ID1, दूसरा क्या है हमारा ID2। इसके अंदर भी अपनी अलग अलग कीज़ है, जैसे ID क्या है 1, टाइटल क्या है, टू डूज 1, कंप्लीट स्टेटस क्या है, ट्रू या फॉल्स। इसी तरह से सेकंड है हमारे पास जिसके अंदर हमारे यहाँ पर फॉल्स है, तो आप चाहो तो ट्रू कर सकते हो किसी एक को। इसको डिफाइन करने के बाद इनिशियल टू डूज का हमने क्या करा यहाँ पर, कांस्टेंट रिड्यूसर इक्वल टू स्टेट और एक्शन हमने यहाँ डिफाइन किया, और एरो फंक्शन के अंदर हमने यहाँ जाकर डिफाइन किया स्विच, और लिखा हमने एक्शन डॉट टाइप। केस अगर कंप्लीट है तो यहाँ से आपका रिटर्न कर देगा कंप्लीट वाले सारे, और अगर नहीं है तो फिर आपको एल्स वाला रिटर्न आएगा इसके अंदर। तो ज़रा इसको एक बार यहाँ से कॉपी करिए, और हमारी प्रीवियस फाइल में एक एरर था उसको भी ज़रा फिक्स कर दीजिए, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग यूज़ करें तो दिक्कत ना आए उसमें। यहाँ पे क्या लिखना है, डॉट करंट। इस प्रोग्राम में हमारे कहीं पर एक एरर है, ज़रा देखें कहाँ बता रहा है, डिस्पैच इज नॉट डिफाइंड। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वार्निंग है, एरर नहीं है। तुम्हारा टू डू चल रहा है, ठीक है, तो इसको ज़रा फिक्स कर दो, कंपाइल विद वार्निंग्स, यूज रिड्यूसर, क्या हो रहा है। सो पहला हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, कॉमा, सेकंड कंट्रोल एस, डिस्पैच। डिस्पैच की भी मैं नीड नहीं है इसमें। 33, हाँ तो सही है, प्रॉब्लम मिल गई है यहाँ पर ना, मिसमैच हो गया नेम। अब इसको ओके कर दो। तो यहाँ पर आपके पास कंसोल जो है वो आपका एकदम क्लियर है, तो आप यहाँ से जैसे टू डू 1, टू डू 2, आप यहाँ पर दोनों चीज़ों को चेक कर पाओगे। अब इनका काम होगा क्या, वो आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल में मिलेगा, कि जैसे आपका बाय डिफ़ॉल्ट क्या डेटा फॉल्स है, तो मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पर ट्रू करता हूँ, तो देखते हैं क्या वहाँ पर हमारे स्टेट में ट्रू अपडेट होता है कि नहीं, अपडेट आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि जब आप यहाँ से ट्रू करते हो डेटा, तो ये डेटा जो होता है डायनामिकली क्या हो जाता है आपका फॉल्स से ट्रू में चेंज होता है। तो जैसे आपने देखा होगा जब आप फॉर्म पढ़ के आए होगे तो आपने चेकबॉक्स और रेडियो पढ़े होंगे, तो उसमें अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट किसी को सेलेक्ट दिखाना तो आप क्या लिखा है, तो चेकड लिख के आते हो, तभी तो वो डिफ़ॉल्ट होता है स्टैटिक मोड में। बट डायनामिकली हम लोग जब काम करते हैं तो वूल पर काम करते हैं। वूल मतलब वूलियन वैल्यू, यानी कि अगर ट्रू है तो आपका वो चेकड रहेगा, और अगर आपका अनचेकड है तो वो यानी कि फॉल्स स्टेट में रहेगा। सो हम यहाँ पर फॉल्स क्यों रख रहे हैं, ताकि यूज़र वहाँ से क्लिक करके इसको ट्रू करे, ठीक है, तब ये डेटा जो होगा आपको वो ट्रू स्टेट में यहाँ से कन्वर्ट होगा। चलो जरा पूरे कोड पे नज़र डालते हैं, और यहाँ पर इसमें एक स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको भी ज़रा फिक्स कर दो साथ में। रिड्यूसर के अंदर आइए, और यहाँ हुई हमारी मिस्टेक, डिस्पैच, यहाँ पर डिस्प्लैच हो गया ये। चलिए, तो जब भी कभी कोई एरर दिखाई देना तो यहाँ पर ना ध्यान से देखा करो, उसमें ना लिखा हुआ पता चल जाता है। यहाँ देख रहे हैं आप जैसे, तो आपको एरर पता लग जाएगा कि क्या हमने डिफाइन किया। चले, तो पहला हमने अपना एक इसके अंदर ऑब्जेक्ट बना लिया जिसका नाम है इनिशियल टू डूज। फिर हमने यहाँ पर रिड्यूसर डिफाइन किया है जिसमें हमने 2 पैरामीटर अपने पास किए, स्टेट और एक्शन। स्विच कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है, और एक्शन डॉट टाइप, अगर केस कंप्लीट है तो रिटर्न स्टेट डॉट मैप में टू डूज के अंदर हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे, उसको कंप्लीट में डाल देंगे, ठीक है, अदरवाइज वो आपका डिफ़ॉल्ट में रहेगा इसके अंदर।
टू डूज़ के अंदर हम लोग यहाँ पर टू डूज़ डॉट स्पेस इक्वल टू यूज़ रिड्यूसर का यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अगर हैंडल कंप्लीट टू डूज़ तो आपका जो कंप्लीट हुआ इसकी आईडी वो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से क्या है, जो ये हमने डेटा यहाँ पर बना रखा है ये लूप करा रखा है, यानी कि जितने ऊपर आप ऑब्जेक्ट बनाते जाओगे मैप मेथड क्या करेगा, उसको डुप्लीकेट करते जाएगा। ये देख रहे हो मैप। तो जैसे मैं एक और बना लेता हूँ यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर, तो आप यहाँ देखेंगे एक और आपकी कॉपी यहाँ से क्रिएट होगी। कंट्रोल एस, हमने बनाया 3, इसको हमने बोला टू डू 3। कंट्रोल एस कीजिए, कंपाइल्ड सक्सेसफुल हुआ है। आप यहाँ जाके देखेंगे आउटपुट में आपका पास एक कहीं पर मिस्टेक हुई है, ज़रा दोबारा चेक करो। ओहो, हमने यहाँ किया है ना, हमें कोड में करके आना है, तो कोड पे जाकर डाल के आओ, इधर कॉमा एंटर, अब दिखाई देगा। ठीक है, तो मैप हम लोगों ने पढ़ा था ES6 क्या काम करता है, आपका रिपीटेशन का काम करता है। इधर आइए, तो ये आप यहाँ देखें टू डू डॉट मैप। ठीक है, तो यहाँ पर मैप क्या है, आपका मेथड जिसके अंदर हमारा लूप चलता है। कोई भी एक नया नेम अपना इसको दीजिए, तो जैसे टू डूज डॉट मैप है, हमने इसको टू डू के अगेंस्ट डुप्लीकेट किया है। डिव के अंदर हम लोग इसको लूप करा रहे हैं, तो आपको की बतानी पड़ेगी, की क्या है, आईडी। ठीक है, जैसे 1 2 3 इस तरह से हमारे आईडी के बेसिस पर ये डुप्लीकेट करते जाएगा। और टू डू का हमने यहाँ पर टाइटल प्रिंट करा है, तो टाइटल आपका की आपने ऊपर डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये दिखता रहेगा इसके अंदर। आप साथ में अगर चाहते हो कि कंप्लीट का स्टेटस भी आपको ये दिखाए, तो वो भी आप यहाँ पर चाहो तो प्रिंट करा सकते हो। यहाँ पर जाके लिख दीजिए टू डू डॉट कंप्लीट। यहाँ जाइए और इसकी एक वैल्यू आप चाहो तो डिफाइन करके आ सकते हो कि भाई हमारा इसके अगेंस्ट क्या आना चाहिए। तो टाइप हमने डिफाइन किया कंप्लीट, आईडी है टू डू डॉट आईडी। इसको हम लोग यहाँ जाके ट्रेस करा लेंगे। इसको यहाँ मत लिखो, इसको आप डिफाइन करें कंसोल डॉट लॉग। टू डू डॉट कंप्लीट सही है, ऑन चेक टू डू डॉट कंप्लीट। तो डिव यहाँ लिखिए कंसोल डॉट लॉग और इसको ऊपर लाके चेक कराओ यहाँ पर। लॉजिक यहाँ से यहाँ है। क्या नाम रखा हमने इसका, टू डू। और कंसोल पे क्या एरर आ रहा है हमारा, एक्सपेक्टेड। चलो F12 दबाओ। अनडिफाइंड टू डूज डॉट मैप, हमें एक लेवल और बाहर आना पड़ेगा मैप से पहले। और यहाँ की जगह हम लोग ऊपर भी चेक करा सकते हैं। यहाँ जाइए, हैंडल कंप्लीट कंसोल डॉट लॉग, चेक करो टू डू
ठीक है, तो जैसे आप इसको क्लिक करते जाओगे ये आपका डेटा यहाँ पर आपको दिखाता जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट आपका ब्लैंक आएगा इसके अंदर। तो इस तरह से आप ट्रेस भी करा सकते हो डेटा अपना। तो ये जनरली जब हमें ज़रूरत आती है, जैसे आपको प्रोग्राम में को ये चेक करना कि कहाँ तक हमारा कोड सही जा रहा है, कहाँ हमारा जाकर दिक्कत आ रही है, तो हम लोग कंसोल कराते हैं। तो वैसे इसका एक और भी तरीका रहता है, जैसे आप कोई वैल्यू को आप 0 1 के अगेंस्ट रख के भी चेक करवा सकते हो। चलिए अब इसका आगे वाला फेज देखते हैं। सो दिस इज जस्ट द लॉजिक टू कीप ट्रैक of the to do complete status. All of the logic to add, delete and complete or to do could be contained with a single user hook by adding more action. So इसका एडवांसमेंट पे आते हैं, यानी कि कॉल बैक। So the React use callback hook written a memoized callback function. They think of memoization as caching a value so that it does not need to be recalculated. This allows us to isolate resource intensive functions so that they will not automatically run on every render. Use callback hook only runs when one of its dependencies is updated. So this can improve performance. The use callback and use memo hooks are similar. The main difference in that use memo returns a memoized value and use callback returns a memoized function. प्रॉब्लम पहले हम लोग देखेंगे क्या है और फिर हम लोग देखेंगे उसका सॉल्यूशन क्या है। सो वन रीज़न टू यूज कॉलबैक इज टू प्रिवेंट अ कंपोनेंट फ्रॉम री रेंडरिंग अनलेस इट प्रॉप्स हैव चेंज। प्रॉप्स मीन्स प्रॉपर्टी जो हम लोग इसके अंदर डिफाइन करते हैं। सो इन दिस एग्जाम्पल यू माइट थिंक दैट the to do's component will not re-render unless the to do's change. तो रन कीजिए इसको और एक फाइल बनाएंगे todos.js के नाम से। इंडेक्स फाइल कोड अपना पेस्ट और एक फाइल बना लीजिए यहाँ पर todo.js। सोर्स के अंदर जाइए, न्यू फाइल ऑलरेडी अपने पास है, वेरी गुड, और इसके अंदर ये डेटा पास कर दो। चलिए यहाँ ये सो यहाँ पर आप ऐड टू डू करिए, ठीक है। तो आपके यहाँ पर देखिए चाइल्ड रेंडर हो रहा है हर बार जितनी बार भी आप यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे जितनी बार हम लोग काउंट कर रहे हैं यहाँ पर कि भाई हमारे पास 3 काउंट है, उतनी बार चाइल्ड के अंदर हमारा डेटा अपडेट हो रहा है। रीलोड करके दोबारा से देखिए, फर्स्ट टाइम चाइल्ड रेंडर हुआ है, हमने क्लिक किया, चाइल्ड अगेन री रेंडर हुआ है, अगेन क्लिक करिए, ये री रेंडरिंग। तो इस चीज़ को हमें कंट्रोल करना है कि री रेंडरिंग बार बार ना हो, क्योंकि अभी तो क्या है एक सिंगल फाइल है। जब कोई बड़ा एप्लीकेशन आप बना लोगे, प्रोजेक्ट बना लोगे, तो आपकी रिएक्ट की एप्लीकेशन हैवी हो जाएगी। हम नहीं चाहते कि हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन हैवी हो। सो ट्राई रनिंग दिस एंड क्लिक द काउंट इंक्रीमेंट बटन। यू विल नोटिस द टू डूज कंपोनेंट री रेंडर इवन व्हेन द टू डूज डू नॉट चेंज। तो मान लो कि मैं जैसे टू डूज को चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं काउंट भी कर रहा हूँ, तो भी मेरा देखो चाइल्ड रेंडर हो रहा है, दिखाई दे रहा है। सो क्या है इसका तरीका? सो सॉल्यूशन ये है कि भाई टू फिक्स दिस वी कैन यूज द यूज कॉल बैक हुक टू प्रिवेंट द फंक्शन फ्रॉम बीइंग रिक्रिएटेड अनलेस नेसेसरी। तो जाइए यहाँ पर कॉपी करेंगे इस कोड को और यहाँ पर इंडेक्स में करेंगे अपडेट, और todo.js यहाँ से अपना कोड कॉपी कीजिए और इसको भी अपडेट करिए। कंट्रोल एस, स्विच टू योर वेब ब्राउज़र। अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं चाइल्ड रेंडर लिखा आ रहा है, हमने यहाँ से किया प्लस, क्या चेंजेस हो रहे हैं नीचे? नहीं आ रहा ना, तो ये री रेंडरिंग आपकी यहाँ पर बच गई। तो यानी कि अब जब ऐड टू डू हो तभी मेरा चाइल्ड रेंडर हो, ये नहीं कि मैं काउंट कर रहा हूँ तब भी मेरा चाइल्ड री रेंडर हो। तो देखो अब आप कितनी बार भी काउंट बढ़ाइए, देयर इज़ नो चेंज इन योर चाइल्ड, ठीक है। तो चाइल्ड तभी अपडेट होगा जब मेरा कोई टू डू ऐड होगा उसके अंदर। तो अननेसेसरी आपका किसी माइक्रो टास्क के ऊपर भी अगर आपका पूरा कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है ना, तो यानी कि ये आपके जो सर्वर होते हैं जहाँ से हमारा प्रोजेक्ट चलता है, तो उसके ऊपर लोड बनता जाएगा आपका अननेसेसरी। और आपका क्या होगा, जैसे अभी जैसे साइट चला एकदम बढ़िया चला है, और जैसे जैसे आपका दिन बढ़ेगा, जितनी रिक्वेस्ट इंक्रीज होंगी, आपका सर्वर का जो हार्डवेयर है वो ऑक्यूपाइड होता जाएगा, ठीक है। तो
यहाँ से इसको हम लोग इस तरह से हैंडल करते हैं। जैसे समझो माइस्क्रिप्ट में आप लोग क्या करते हो, कोई भी काम करें क्लोज कनेक्शन कर देते हो, एक तरह से वही चीज़ है। तभी अपडेट हो जब कुछ चेंजेस हो, अदरवाइज ना हो। नेक्स्ट मेमो। अब मेमो के अंदर देखो, ये भी एक परफॉर्मेंस के लिए ही है। द रिएक्ट यूज मेमो हुक रिटर्न्स अ मेमोमाइज्ड वैल्यू। थिंक ऑफ मेमोमाइजेशन एज कैशिंग अ वैल्यू सो दैट इट डज नॉट नीड टू बी recalculated. Use callback hook only runs when one of its dependencies is updated. This can improve performance. Use callback and use memo hooks are similar. The main difference is use memo returns a memoized value and use callback returns a memoized function. इस बार हम लोग memoized का यूज़ करेंगे कि किस तरह से हमारे ऐप को लाइट वेट बनाता है। So use memo hook can be used to keep expensive resource intensive function from needlessly running. In this example we have an expensive function that runs on every render when changing the count and adding a to do. You will notice a delay in execution. तो यहाँ पर आप देखें, ये हमने एक फाइल अपना क्रिएट किया है। अब आप यहाँ नोटिस करेंगे कि जब हम कुछ भी चेंज वहाँ पर करते हैं कंपोनेंट को अपडेट करने के लिए, मैंने एक बहुत बड़ा नंबर इसको यहाँ पर दिया है जानबूझ के, ताकि इसको टाइम लगे उसको करने में, ठीक है। सो अभी आप यहाँ नोटिस करें, जाइए रिलोड करके आइए। अब आप यहाँ से एक टू डू करिए, ऐड टू डू। तो आपने देखा एक इंस्टेंट नहीं आ रहा, एक डिले के बाद डेटा मुझे यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है ना, इमीडिएट नहीं आ रहा डेटा। और यहाँ से हम लोग काउंट बढ़ा रहे हैं, देखो काउंट के अंदर भी सेम वही डिले हमें यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। सो इस चीज़ के साथ कैसे डील करेंगे हम लोग? तो मेमो का आपने यूज़ करना है और आपने अपने कोड को मेमो में रैप करना है। तो अभी आप देखें यही सेम नंबर है, सेम सारी चीज़ें हैं और आपका कोड इमीडिएट रेंडर होगा। जाइए सेव कीजिए, चेक कर लीजिए, ऊपर हमारा मेमो यहाँ पर अवेलेबल है। फाइल में आइए, रिलोड करिए और ऐड टू डू पर क्लिक करिए। अब क्या दिख रहा है? इमीडिएट रिजल्ट आ रहा है। कंसोल ओपन करके देखिए, ठीक है, कैलकुलेटिंग डन, ठीक है। और यहाँ से ये देखिए कैलकुलेटिंग भी आपका इमीडिएटली 1 2 3 4 5 जो भी हम लोग यहाँ से अपडेट कर रहे हैं डेटा हमारा चेंज हो रहा है। तो कोड में चेंज हुआ क्या एक्चुअल में, उस ज़रा उस पर नज़र डालते हैं, ठीक है। सो इस एग्जांपल में हमने सिर्फ एक ही हुक का यूज़ किया विच इज़ यूज स्टेट। दूसरे वाले एग्जांपल में जिसमें हम लोग सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं उसमें हमने क्या यूज़ करा, मेमोमाइज्ड का। तो मेमोमाइज्ड का काम क्या है, प्रीवियस जो भी आपका नंबर है उसको मेमोरी में रखेगा, सिर्फ नया जो चेंज है उतना डाल देगा। यूज स्टेट वाले में क्या हो रहा है कि वो पूरे के पूरे नंबर को रिकैलकुलेट करके लेके आ रहा है, जिसकी वजह से उसको वो टास्क अटेम्प्ट करने में टाइम दिखाई दे रहा है। तो जैसे रिएक्ट की वेबसाइट आप जब यहाँ पर जैसे चलाते हो ना फ्लिपकार्ट, आप इंस्टेंट देखते हो, यानी कि इमेज को भी लोड होने में टाइम नहीं लगता। वहीं पर आप PHP के अंदर कोई अपनी वेबसाइट बनाओ, वो पूरी पहले लोड होगी, देन उसके बाद डेटा आएगा। ये है। तो यानी कि रिएक्ट के बने हुए प्रोजेक्ट क्या करते हैं, यूज़ मेमो के ख्याल से मेमोमाइज्ड रहते हैं, यानी कि आपके कंप्यूटर में याद में रहते हैं, नॉलेज में रहते हैं कि भाई आपका पेज है क्या। तो आपका नेट भी नहीं होगा ना, तभी इतना पार्ट तो फटाक से आ जाएगा। इसके बाद आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पर कोई स्क्रॉलिंग नहीं होती, दिखाई दे रहा कोई स्क्रॉलिंग नहीं है ना, क्योंकि हमने क्या पढ़ा रिएक्ट का, रिएक्ट यूज़ करता है वर्चुअल डोम को। जब पेज स्क्रॉल करोगे तभी तो डोम बनेगा, जब पेज को स्क्रॉल ही नहीं करो तो डोम कहाँ से बनेगा? क्या तुमने उसमें फेसबुक में स्क्रॉलिंग देखी अपने मोबाइल ऐप के अंदर कि साइड में कोई स्क्रॉलर चल रहा हो, तुम्हें ये पता हो कि कितना डेटा आएगा? इंस्टाग्राम में कोई तुम्हें दिखता हो? ऐसा नहीं होता ना। तो ये क्या एग्जांपल हुआ वर्चुअल डोम का, यानी कि जहाँ पर फिजिकल डोम होगा वहाँ पर आपको पहले से स्क्रॉल दिखा भाई इस पेज के अंदर इतना डेटा है। जैसे एग्जांपल हमने यहाँ से जाके इसको रिक्वेस्ट किया और आप यहाँ देखोगे पहले से आपका एक स्क्रॉल बार बन के आ रहा है। तो ये क्या हुआ, फिजिकल डोम हुआ, यानी कि हमने पहले से सारी चीज़ें बना के रखी हुई है कि इतना ये डेटा आएगा। अब आपने देखा होगा जब मैंने इसको रिक्वेस्ट किया था तो इसने एक टाइम लिया, इमीडिएट तो नहीं आ गया एकदम, ठीक है। अब ये लोड हो चुका है इसके सेशन में, दोबारा से एक इनकॉग्निटो नया खोल देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। अब फिर से चलाओ, अब देखो पहले लोडिंग दिखाई दिया,
अब देखो डेटा आने में टाइम लग रहा है ना। और नीचे जाओ, ये पूरा स्क्रॉल है। अब जरा यहीं पर फ्लिपकार्ट चलाना, इमीडिएट आ रही है इमेजेस। तो ये है मेमोमाइज्ड फंक्शन का कमाल और आपके वर्चुअल डोम का कमाल। अब आप यहाँ पर देखो, इसको वर्टिकली स्क्रॉल करो, आपका जो सामने है स्क्रीन पर उतना डोम बनता जाता है, पीछे का कोई लोड नहीं, नीचे का कोई लोड नहीं, जो सामने है वही डेटा कंसिडर होगा। इसलिए आप फेसबुक में जब घुसते हो या इंस्टाग्राम में जब जाते हो तो घंटों निकल जाते हैं, एंड होता नहीं है, पेज स्क्रॉलिंग दिखती नहीं है और आपका चलते जा रही हैं चीज़ें, क्योंकि ये सब रिएक्ट पर बनी हुई है। ठीक है, एप्लीकेशन जो बनी है वो रिएक्ट नेटिव है। ठीक है, सो इसी का ही कमाल। तो इसको हम बोलते हैं वहाँ पर न्यूज़ फीड। न्यूज़ फीड का मतलब कि डेटा आते जाएगा, आप बस स्क्रॉल करते जाओ, कोई एंड नहीं है पेज का। और एक चीज़ नोटिस करना, जैसे ही नेट बंद होता है उसके आगे का डेटा आना बंद हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो जैसे ऑन स्क्रॉल पर रिक्वेस्ट लगी हुई है, स्क्रॉल करते जाएंगे, डेटा आता जाएगा। तो ये है वर्चुअल डोम। सो इसीलिए जब आप अपनी रिएक्ट की ऐप को कंट्रोल यू करते हो ना, तो यहाँ पर भी आपको अपना कुछ नहीं दिखाई देता। देखो मैं कंट्रोल यू करूँगा, इस पेज का कोई लेना देना ही नहीं है, खाली आ रहा है ना सब। अब वर्चुअल का मतलब जैसे आप एजेक्स चलाते हो, एजेक्स का डेटा नहीं दिखता है, लेकिन जब मैं राइट क्लिक करके इसको चेक करता तब डेटा दिखता है, इंस्पेक्ट करने पर सब कुछ। तो बहुत सारी जगह पर आप फंसते हो जब आपको कोई क्लास वगैरह अपडेट करनी पड़ती है। अब वो क्लास आ रही है रन टाइम पर डायनामिक, और तुम यहाँ से उसको ढूंढ रहे होते हो जाके फिजिकल डोम के अंदर। ये कहाँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए आउल क्राउजल लगाया कभी? आउल क्राउजल लगाया है? अब उसके अंदर कस्टमाइजेशन सबसे ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं अगर आपको उसके अंदर चेंजेस करने पड़ जाए, क्योंकि आउल क्राउजल का कोड आपको ब्राउज़र पे कंपोज होकर दिखता है, क्योंकि वो jQuery से चल रहा होता है। अब तुम परेशान कि भाई आइकन की प्लेसमेंट मुझे ऊपर करनी, तो कैसे करूँ? ठीक है, तो आपको वहाँ पर फिर पहले से एज्यूम करके उसके लिए क्लास लिखनी पड़ेगी, तब जाके उसको चेंज करेगा। अदरवाइज़ कोई तो वैसे क्लास है ही नहीं, रन टाइम पर आप चला रहे हो। जैसे अभी हमने क्या करा, फॉर्म वैलिडेशन बनाया, तो हमने क्या करा, कलर रेड कर दिया। अब कोई कंट्रोल यू करके रेड कलर ढूंढेगा, मिलेगा उसको? नहीं मिलेगा ना, क्योंकि वो क्या है, JS से आ रहा है। तो अगर JS की फाइल वहाँ पर है तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, है ना। तो वर्चुअल डोम मतलब क्लियर है ना क्या होता है? जिसका व्यू सोर्स करने पर कोड ना दिखे, दैट इज अ वर्चुअल डोम। जैसे आपको पता है ना, सर ने जब पढ़ाया आपको क्लाइंट साइड सर्वर साइड वेबसाइट का कोड नहीं दिखता, क्यों? क्योंकि वो सर्वर से प्रोसेस होकर HTML में रेंडर होकर आता है ना। तो ये था आपका यूज मेमो। तो हमने यहाँ पर मेमो का यूज करके इसको बेसिकली हैंडल किया है चीज़ों को। नेक्स्ट टॉपिक पर आइए। मेमो के बाद कस्टम हुक। आप अपना खुद का कस्टम हुक बना सकते हैं। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक API से डेटा रीड कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको URL दिखा देता हूँ कि डेटा है कहाँ है। एक्चुअल में डेटा इस वेबसाइट पर है, ये देख रहे हैं आप, सारा हमारा डेटा यहाँ पर अवेलेबल है, ये देखो। तो एक वेबसाइट हो, ऐसी एक नहीं बहुत सारी वेबसाइट हैं। इस वेबसाइट का नाम है जेसन प्लेस होल्डर। तो यहाँ पर आपको अलग अलग API मिल जाएंगी टेस्टिंग के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, जिसका आप यूज़ कर। जैसे पोस्ट के नाम से एक है, कमेंट्स के नाम से है, एल्बम के नाम से है, फ़ोटोज़ के नाम से है, टू डूज़ के नाम से है। तो हम यहाँ देखो बहुत सारे टू डू बने पड़े हैं, स्टेटस फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स, इस तरह से अलग अलग। तो इसी तरह से यहाँ से आप फोटो में देखेंगे तो 5000 फ़ोटोज़ की पूरी एक API यहाँ पर बनी हुई रखी है। चलिए, तो हम लोग इस API से डेटा फैच करेंगे। ये हमारा कस्टम हुक। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने क्या लिखा है, यूज स्टेट और यूज इफेक्ट। और हमने यहाँ पर लिखा कांस्टेंट डेटा, सेट डेटा एंड यूज स्टेट। बाय डिफॉल्ट हमने क्या रखा है, नल, कोई नहीं है। अगर API सक्सेसफुली फैच होगा तो डेटा दिखेगा। यूज इफेक्ट हुक के अंदर हमने क्या लिखा, फैच करो। ध्यान रखना, यूज इफेक्ट के अंदर आप सिर्फ डेटा ले सकते हो, डेटा दे नहीं सकते हो। मतलब गेट कर सकते हो, पोस्ट नहीं कर सकते हो, पैच नहीं कर सकते हो, पुट नहीं कर सकते हो, डिलीट भी नहीं कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ डेटा ले सकते हो। तो ये जो मैंने बाकी के 4 नाम आपको बताए हैं ना, ये किस पे चलेंगे, जब आप एक किसी लाइब्रेरी पर काम करोगे, जैसे AXIOS हो गया, ठीक है, उसके अंदर आप ये सारी चीज़ें कर पाओगे। एक्सप्रेस के अंदर आप ये सारी चीज़ें कर पाते हो। तो अभी हम लोग सिर्फ API से डेटा लेना सीख रहे हैं। हमने लिखा फैच करो डेटा इस URL से, और हमारी API का नेम क्या है,
टू डूज। देन हमने यहाँ पर उसको बोला एक नेम लो रेस्पॉन्स और उसके अंदर डेटा डाल दो जेसन फॉर्मेट के अंदर, क्योंकि डेटा अभी जो आपका एपीआई में है वो जेसन में है। फिर हमने क्या बोला, देन डेटा को जो है वो सेट कर दो इसके अंदर सेट डेटा में, ठीक है। तो डेटा पैरामीटर हमने सेट किया और सेट डेटा के अंदर हमने डेटा को फिक्स किया। अब आपने यहाँ पर क्या लगा दिया आगे, कॉमा एरे। एरे लगाने का फ़ायदा क्या है कि ये आपका एक ही बार इटरेट होकर रुक जाएगा, ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। इसके बाद आपने रिटर्न कराना है डेटा, और हमने मैप मेथड का यूज़ कर लिखा डेटा एंड डेटा डॉट मैप आइटम, और हम यहाँ लिखेंगे रिटर्न पी की आईडी हमारी क्या है, आइटम डॉट आई डी, जो कि अगर आप यूआरएल को ध्यान से देखें तो इसमें आईडी भी एक अवेलेबल है। तो जब आप बैकएंड पढ़ के आए तो वहाँ पर आप देखते हो हमें कोई एक चीज़ चाहिए होती है जिसके बेसिस पर हम लोग अपडेट करते हैं चीज़ों को। तो कोई भी टेबल आपको सर ने बनाना सिखाएगा, पहली चीज़ बताएगी आईडी बनाओ, है ना। आईडी क्यों बनाते हैं, क्योंकि वही हमारी प्राइमरी की होती है, और उसी के बेसिस पर हम लोग डेटा को ऐड अपडेट डिलीट जो भी क्रड ऑपरेशन हम लोग सीखते हैं, क्रिएट अपडेट रीड एंड डिलीट, वो करके आते हैं। सो हमारे पास आईडी देख रहे हैं सभी के अंदर, तो यूज़र आईडी क्या है, सभी का 1 है, तो हमने की कौन सा लेना है, आईडी, क्योंकि आईडी इज़ यूनिक, है ना। तो हमने यहाँ पर लिया की इक्वल टू आइटम डॉट आईडी, और हमें क्या चाहिए, आइटम डॉट टाइटल को हमने पैराग्राफ में प्रिंट कराना है। तो टाइटल देखो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, किसी डिफरेंट लैंग्वेज है, अपने को तो खाली डेटा रेंडर करना है। अब ज़रा इसको चलाओ, कॉपी, और अपनी इंडेक्स डॉट जेएस में जाके इसको कॉल करिए। अब आपको देखिए अगर इसमें आपके 100 डेटा हैं, यहाँ पर चेक कर लेते हैं कितने हैं। हमारे पास 200 आईडी इसके अंदर अवेलेबल है, तो यानी कि 200 डेटा हमारे पास अवेलेबल है टू डूज़ के अंदर। तो चलो ज़रा यहाँ पर हमने इस कोड को रन किया है, ब्राउज़र में जाके हम लोग इसको रन करा लेते हैं और चेक करेंगे। तो देखो एपीआई से डेटा आ गया, ठीक है। अब इससे हम करें क्या, ये जो डेटा है, तो आपको ये समझ में आया इस एक्सरसाइज से कि एपीआई को रीड कैसे करते हैं। अब मान लो कि कल को आपने 200 प्रोडक्ट बनाने हो, तो आपको तो अगर स्टैटिक डिज़ाइनिंग करोगे तो 200 एक एक करके बनाने पड़ेंगे आपको, जैसे अभी आपके पास प्लांट का प्रोजेक्ट आया था बनाने के लिए क्रिएटिव माइंड में। बट अगर आपको एपीआई अगर अपना बनाना आता है और उसको होस्ट करना आता है, उससे डेटा लेना आता है, तो आपको एक कार्ड डिज़ाइन करना था, बाकी जो 50 आपके प्लांट्स थे उनको एपीआई में डाल देना था और उसको लूप करा देना था। जैसे आप पीएचपी पढ़ के आए हो, तो पीएचपी के अंदर हम लोग सारे चीज़ें सेट करके आते हैं ना बैकएंड में, और फ्रंट एंड में हम लोग वाइल लूप चला के सारा डेटा निकाल लेते हैं। सेम वही काम से आपका काम हो जाता है। तो जैसे एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा आपको। क्या नाम है हमारे स्टूडेंट का, तुषार। तो डेस्कटॉप पर हम लोग एक प्रोजेक्ट रख रहे हैं इंडोर प्लांट के नाम से। फंक्शनैलिटी देखिएगा, डिज़ाइन पे मत जाइएगा, डिज़ाइन अच्छा नहीं है। ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसका टाइम चेक करो क्योंकि और भी बहुत सारे हैं आज ही की डेट का, ठीक है। इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे इंडोर प्लांट के अंदर। तो पूरे प्रोजेक्ट का लोड देखो कितना है, 4.02 MB, है ना। तुम्हारे कितनी MB की थी वेबसाइट जो बनाई थी प्लांट वाली, चेक नहीं किया। 164, ये 4 MB में इतने पेज बनाए थे, बहुत सारे बनाए थे ना। लेकिन अब जब इसके अंदर काम देखोगे तो इतना नहीं करा होगा जो इसमें तुम्हें दिखेगा अभी। ये देखो
इसके नीचे आओ, यहाँ से यहाँ पर आप देखोगे प्लांट्स की कैटेगरीज हैं, यहाँ पर ऐड टू कार्ट वगैरह सब देख रहे हो। अब इसके अंदर जितना भी डेटा आप देखोगे ना, ये सब डायनामिक है। इसमें इमेजेस सारी उगाओ वेबसाइट से लेके लगाई हुई हैं टेस्टिंग के लिए। ऐड टू कार्ट करो, क्या दिखाई दे रहा है? ऐड टू कार्ट हो गया प्रोडक्ट। यहाँ से हमने ऐड टू कार्ट किया, दूसरा प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट हो गया। कार्ट में जाके देखना चाहते हो, देखो आ गया यहाँ पर। आप यहाँ से प्रोडक्ट बढ़ाओगे, नीचे सब कुछ रियल टाइम में काम कर रहे हैं, है ना। अब मान लो कि आपको किसी कैटेगरी में जाना है, तो यहाँ से हमने चूज़ किया। अब आप यहाँ देख रहे हो ये सारे फ़िल्टर भी बने हैं। जैसे आपने बोला इजी केयर वाले प्लांट चाहिए, देखो डेटा चेंज हो गया। आपने बोला फ्रेश एयर वाले में जाना है या इंडोर प्लांट वाले में जाना है, तो नीचे देखोगे तो यहाँ पर डेटा चेंज होता है उसी के हिसाब से। हाई केयर में जाओगे तो ये एक प्लांट निकल गया, रबर प्लांट, इस तरह से। ये सब डायनामिक। प्लस ई कॉमर्स वेबसाइट में फ़िल्टर देखते हो, डेटा चेंज हो रहा है फिल्ट्रेशन के अकॉर्डिंग। प्लस जब आप कोई प्लांट पे क्लिक करोगे तो उसके अंदर आपको ऑप्शन मिलता है कि भाई मुझे उसका कोई साइज़ वगैरह अगर चूज़ करना है तो मुझे कौन सा साइज़ लेना है उसका। जैसे ये प्लांट है, मीडियम लेना है, लार्ज लेना है, स्मॉल लेना है, सब डायनामिक है। इसके बाद में आपको लगता है कि भाई ये जो प्रोडक्ट है मुझे पसंद तो आया, लेकिन अभी मेरा बजट नहीं है ख़रीदने का, तो मैंने क्या बोला विश लिस्ट में ऐड कर दो। क्या लिखा रहा है? विश लिस्ट ऐड हो गया। अब यहाँ से अब तुम्हें ये ख़रीदना है, तो आपने क्या बोला ऐड टू कार्ट, तो प्रोडक्ट कहाँ आ गया? ऐड टू कार्ट के अंदर आ गया स्पाइडर प्लांट। तो रियल टाइम में चीज़ें काम कर रही हैं सर, और इसमें कोई रिएक्ट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट से बना हुआ है, ओनली जावास्क्रिप्ट। ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से क्या बोलते हो? चेकआउट। पूरा फॉर्म आ रहा है। जब हम लोग चेकआउट करते हो, कार्ट क्या होता है? ब्लैंक हो जाता है। यहाँ जाके कुछ नाम डाल देते हैं। और ये ऑर्डर प्लेस्ड सक्सेसफुली, देखो माई ऑर्डर आ गया। ठीक है। तो हम चाहते तो पेमेंट गेटवे लगा सकते, बट वो दिखाना नहीं था उसके अंदर। तो ये रियल प्रोजेक्ट हमने कितने कितने ऑर्डर प्लेस किए थे, 2 पीस 3 पीस सब लिखे आ रहे अपने यहाँ पर। तो इस तरह से पूरा प्रोजेक्ट अपना वर्किंग कंडीशन में। तो यहाँ से कॉन्टैक्ट का ये अपना पेज है, जैसे ब्लॉग का अपना पेज है इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। हाँ बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर इसकी ना जावास्क्रिप्ट भी आपको दिखा देता हूँ। ये हमने इसकी कस्टम पूरी जावास्क्रिप्ट लिख रखी है जिससे चल रहा है। सिर्फ इतना जेएस लिखा, सारे काम हो रहे हैं इससे। अब डेटा जो आ रहा है, इसकी एपीआई भी बनाई हुई है हमने। तो अगर हम लोग कोड में जाएं तो हमें इसकी एपीआई भी दिखाई देगी। एपीआई मैंने बना के होस्ट की हुई है एक अलग जगह पर, क्योंकि यहाँ आप जाओगे तो ये देखो, ये मेरी एपीआई है जो मैं अभी आपको टू डूज़ वाला ही दिखा रहा हूँ ना, वैसे हमने एक एपीआई बना के डाल रखी है। देखो हमने सारे प्रोडक्ट बना के डाल रखे हैं यहाँ पर। उसमें आईडी क्या है, नेम क्या है, प्राइस क्या है, कैटेगरी क्या है, इजी केयर, फ्रेश एयर, इंडोर प्लांट। तो जब आप देखो तो हम लोग डेटा फिल्टर कर रहे हैं, तो इसी के बेसिस पे हो रहा है। इमेज के यूआरएल स्मॉल मीडियम लार्ज वो तीनों हमने यहाँ डाले हुए हैं। इसी तरह से प्लांट 2, प्लांट 3, प्लांट 4, प्लांट 5, इस तरह से बिना किसी एसक्यूएल के ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपका काम कर रहा है। ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड एपीआई। तो ये मैंने बना के यहाँ से चला के इसको लगाया हुआ है प्रोजेक्ट के ऊपर। तो बिना कुछ ज़्यादा मेहनत करे बहुत इजीली इस तरह से आप एक रियलिस्टिक वेबसाइट वगैरह बना सकते हो। चलो नेक्स्ट क्लास में। हाँ तुमने स्टैटिक बनाया होगा ना, तो इतना पढ़ने के बाद में स्टैटिक बना के क्या फ़ायदा? कोई बात नहीं, अब बना लेना, अब तो सीख जाओगे ना। देखो काम में ना आसान आसान नहीं ढूंढना चाहिए। अल्टीमेटली आप पूरा बैच अगर सही से उसको पुश नहीं किया जाए, सब बच्चे बन जाएंगे वेब डिज़ाइनर, और वेब डिज़ाइनर बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको बनना है वेब डेवलपर। अगर वेब डेवलपर का लेवल सोच के चलोगे तो बहुत अच्छे वेब डिज़ाइनर बनोगे। अगर वेब डिज़ाइनर का लेवल सोच के चलोगे तो बहुत अच्छे वेब डिज़ाइनर नहीं बन पाओगे। बाकी में तुम में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो तुम्हारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस वक्त कि तुम
जब तक तुम्हारी जॉब ना लगे एक्सलेंट प्रोजेक्ट बनाओ, मतलब जब आप लेके जाओ किसी कंपनी में तो बंदा तुम्हें मना ना कर पाए, या जो तुम पैसा मांगो वो तुम्हें देने के लिए नहीं जी तुम्हें तो अभी आता नहीं है सिखाना पड़ेगा, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो अपना पोर्टफोलियो ऐसा लेके जाइए और पोर्टफोलियो पे काम करना स्टार्ट करो। गिटहब वगैरह पर होस्टिंग करना आता है, डेटा नहीं आता तो वो भी सिखा देंगे। तो जैसे आज ही हमारी एक स्टूडेंट ने सुबह सुबह पोर्टफोलियो भेजा था अपना चेक करने के लिए, ठीक है। तो इसने अपना पूरा पोर्टफोलियो बना के लाइव कर लिया है, अबाउट वगैरह, ठीक है। तो ये इसका अबाउट है, यहाँ से रेज्यूमे वगैरह डाउनलोड हो जाएगा, लाइव लिंक दे सकते हैं अपना, ठीक है। यहाँ पर सारे स्किल्स का क्या चीज़ हमने उसको पढ़ाई है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट PHP MySQL बूटस्ट्रैप टेलविंड गिटहब, यहाँ से फोटोशॉप इलस्ट्रेटर, यहाँ पर उसके प्रोजेक्ट के डेमो वगैरह आ गए इसके अंदर। यहाँ से टेस्ट मेकर, ये पूरा रिएक्ट के अंदर बहुत एक्सेलेंट प्रोजेक्ट है, ये रिएक्ट के अंदर पूरी ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाई हुई है बच्चे ने, ठीक है। तो इस तरह से अपने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लगाओ बना के, जिसको जाके लाइव चेक वगैरह करके आप आएंगे। तो जैसे डेमो पे क्लिक करोगे तो देखो पूरी वेबसाइट आ गई यहाँ पर। इस बच्ची ने भी सेम वैसे ही किया, व्यू प्रोडक्ट में आप जाओगे, यहाँ से आप ऐड टू कार्ड करोगे तो ये सारा चीज़ आपकी कार्ड वगैरह के अंदर आएंगी इसकी। शायद इसने वाला इस पर लगाया कि नहीं लगाया, इस पर नहीं लगाया ना, ये इसने क्रिएटिव माइंड के लिए भेजा हुआ है डायनामिक करके। तो यहाँ पर ये चीज़ है, तो ऐसा चीज़ अपनी बना के रेडी करो, ठीक है। पोर्टफोलियो अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करो, ठीक है, और प्रॉपर उसको चेक करो कहीं कोई गलती ना हो।